नमस्कार दोस्तों, बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है, आवाज आ रही है सभी बच्चों को, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे एक बार फटाफट से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। ऑल गुड। चलो बच्चे ठीक है। तो हमारा ये जो सेशन है, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है, जो हमने कल करना शुरू किया है, मतलब एविडेंस लॉ पे जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, जिन चीजों को समझ रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, देखो तीन केसेस हमने कल एविडेंस के बारे में समझे, जिन्होंने हमको रेस जस्टिस का प्रिंसिपल बताया, उन्होंने हमको एलिबाई का प्रिंसिपल बताया। आज हम कुछ ऐसे केसेस को देखेंगे जिनमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से आई है, मतलब ऐसे केसेस जहां पर चीजों को समझना और उनको रिलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। जिसमें सबसे पहला केस, और आपने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इस केस के बारे में आमतौर पर पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो बच्चे हमारा केस है, इसका नाम है आर एम मलकानी। क्या नाम है? आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड दिस इज द केस ऑफ 1973। तो ये जो बच्चे 1973 का केस है, इससे बात क्या निकल के आई? इसमें देखो, इसमें जो पूरा केस था, पूरा केस डिपेंड था एक ही चीज पे, और वो थी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। अब बच्चे आपने कई बार न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट होते रहते हैं, चुपचाप से किसी व्यक्ति की बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मोबाइल वगैरह में भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाती है और हजारों चीजें हैं। तो ये एक 1970 का केस है, बहुत पहले, मतलब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी जिस लेवल की आज है। आज तो ये सारे काम हम अपने मोबाइल फोन में आसानी से करते रहते हैं। पर उस समय पे ये सवाल उठा कि अगर टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, और वो जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है उसके जो कंटेंट है वो एक्यूज के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पे ब्राइबरी का केस था, तो उसमें जो बातें करी गई थी उसको देख के लग रहा था कि भाई ये जो बंदा है वो ब्राइब मांग रहा है, ब्राइब की लेन देन हो रही है। पर ये प्रॉब्लम है बच्चे, देखो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे ब्राइबरी का ऑफेंस हो गया, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, मिसएप्रोप्रिएशन हो गया, चीटिंग हो गया। दीज आर द ऑफेंसेस बच्चे, ये हमेशा ना बहुत ध्यान से किए जाते हैं। जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इन ऑफेंसेस को कर रहा है, ही टेक्स बेस्ट केयर पॉसिबल, जिससे उसका वो भांडा ना फूटे। फॉर दैट रीजन ऐसे ऑफेंसेस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट एविडेंस आप कहां से लाओगे? यहाँ पे वो डायरेक्ट एविडेंस आया, पर वो डायरेक्ट एविडेंस जो था वो बच्चे किसी विटनेस की आंखों देखी नहीं थी, किसी विटनेस ने सुना नहीं था डायरेक्टली, वो एक टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन थी। बच्चे नो डाउट समझना, इस बात को समझना, कई बच्चे इस केस का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है ये केस है टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन के बारे में। ये टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन के बारे में ही है केस, बट अगेन ये एक ऐसा केस है जिसमें टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन ही थी केवल। अगर बाकी का कोई एविडेंस रहा होता, तो उसके साथ अगर टेप रिकॉर्डिंग जो कन्वर्सेशन है वो अगर हेल्प कर रही होती, कोरोबरेट कर रही होती, तो सिचुएशन अलग होती, तो हमारे सामने इतना बड़ा केस नहीं बनता। ये पर ये केस ऐसा था कि द ओनली एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन वाज दैट कन्वर्सेशन। तो बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे। टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन की जो थी वो कोई साइड का रोल प्ले नहीं कर रही थी, दैट वाज द ओनली थिंग अवेलेबल। मतलब एक्यूज का अगर कन्विक्शन होगा तो इसके आधार पर होगा, वरना नहीं होगा। सच वाज द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्ट है उसने इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करी। कल मैंने आपको एक केस पढ़ाया था जो हमारा पहला केस था, जिसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ा था। और आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आई से बहुत ही लिबरल व्यू लिया, और उन्होंने बोला कि जुडिशियल सिस्टम को भी अपनी बाहें खोलनी चाहिए टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके जस्टिस सर्विंग में हेल्प हो सकती है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है बच्चे। पर यहाँ वाली सिचुएशन में और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ा फर्क है, क्योंकि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात थी दैट वाज इन रिलेशन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। कि विटनेस ने कुछ देखा है, वो जो देखा सुना था वो फर्स्ट टाइम देखा सुना था, पर वो जो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट के सामने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो रही है। पर यहाँ पर जो एविडेंस है वो खुद टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वो एविडेंस खुद, एविडेंस को देने वाला विटनेस नहीं, एविडेंस खुद टेक्नोलॉजी पे निर्भर कर रहा है। तो बड़ा फर्क है दोनों सिचुएशंस में। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ केवल यही एविडेंस अवेलेबल है, उसने भैया साफ साफ बोल दिया कि ये जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है इसकी कोई जगह नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और क्योंकि ये ओनली एविडेंस है मेरे खिलाफ, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसने एक और बात बोली। वैसे उस समय पे बच्चे 1973 का टाइम था, उस समय पे ये प्राइवेसी वगैरह की इतनी चर्चा नहीं होती थी, ये सब नई चीजें हैं। पर फिर भी उस बंदे ने बोला क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है दैट वाज विदाउट माय परमिशन, तो अनलॉफुल भी है, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए था। अब आप देखो, आप मोबाइल फोन में अगर आप कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना चाहो तो इट डिक्लेयर्स, वो जो ऑपरेटर होता है वो बोलता है दैट योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, बिकॉज़ इट इज रॉन्ग टू रिकॉर्ड समवन, भले कुछ भी कर रहा हो विदाउट हिज कंसेंट। दैट इज द बेसिक आइडिया, उसी पे ये रिलाई कर रहा है। ये कह रहा है ना ही वो एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसिबल है मेरे खिलाफ, बल्कि वो गलत है, बल्कि मैंने गलत काम नहीं किया है, गलत काम इन्होंने किया जिसने टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया। तो पास बिल्कुल अपोजिट कंटेंशन है हमारे अपीलेंट को, बड़ी लॉजिकल है, कुछ गलत नहीं कह रहा हमारा अपीलेंट। आज के समय पे ये केस उठता तो आर्टिकल 21 के नाम पे अच्छा खासा हल्ला हो सकता था, और होता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को देखा इन एज इट इज फॉर्म, कि भाई इसका रोल क्या है, इसका कंटेंट क्या है। और उसका रोल और कंटेंट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि भाई ये बड़ा काम का एविडेंस है, कि अगर ये एक्सेप्ट हुआ और अगर ये साबित हो पाया तो ये जो एक्यूज व्यक्ति है ये पक्का जेल जाने वाला है। मतलब उस एविडेंस में वो पावर है। तो रिलेवेंसी तो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट कर ली, पर रिलेवेंसी को टेस्ट करने के बाद सवाल उठा था उस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर। समझते हो ना इन दोनों शब्दों में फर्क? रिलेवेंसी मतलब कि वो कितना रिलेवेंट है उस केस के लिए, एडमिसिबिलिटी मतलब क्या ऐसा एविडेंस स्वीकार किया जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो जब सवाल एडमिसिबिलिटी पे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों नहीं, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, व्हाट इज रॉन्ग विद इट। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है और वो एविडेंस रिलेवेंट है, तो हम उसे क्यों रिजेक्ट करें? केवल इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी को एंजॉय यूज कर रहा है, केवल इस वजह से कि उसकी टेम्परिंग के चांसेस ज्यादा हैं। दैट इज वेरी ट्रू। ये बात आपको याद होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली सिचुएशन में भी कोर्ट ने जिक्र किया था इस बात का, कि टेक्नोलॉजी को हमको एक्सेप्ट तो करना है, बट एट द सेम टाइम इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर कि वो टेक्नोलॉजी का टेम्पर ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ छेड़खानी करना इज वेरी इजी, बहुत आसान काम है। तो उस बारे में हमको ध्यान भी देना कि ऐसा कुछ ना हो पाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी समझा, इस बात पे भी फोकस डालने की कोशिश करी। पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक एडमिसिबिलिटी की बात है बोला कि बिल्कुल इस टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि उस टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन में, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन मतलब ऑडियो कन्वर्सेशन, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। हमें सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो जो आवाज सुनाई दे रही है व्यक्ति की उस टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन के अंदर, वो उसी व्यक्ति की हो जिसके बारे में केस है। तो सबसे पहले तो वो वॉइस आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एक्सपर्ट्स की सहायता लेना चाहते हो, एक्सपर्ट्स की सहायता ले लो, बट यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट द वॉइस इज ऑफ दैट पर्सन ओनली। तो वॉइस को आइडेंटिफाई करना है।
और दूसरे नंबर पे आपको देखना है कि कहीं उस टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन के साथ कोई भी टेम्परिंग तो नहीं हुई है। और यहाँ पे टेम्परिंग का ये जो शब्द है ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या की कोर्ट ने बोला टेम्परिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई झूठी बात डाल दी जाए या फिर कुछ गलत कोई और आदमी बैठ के रिकॉर्ड कर दे। नहीं, टेम्परिंग इंक्लूड्स अ सिचुएशन जहां पे उस ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के कुछ पार्ट्स को हटा दिया जाए। ऐसा ही होता है ना, आज के समय पे आप देखते हो बच्चे ये इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके टीवी पे, आपके न्यूज़पेपर्स में। व्हाट डू दे डू? वो किसी भी चीज के टुकड़ों को उठा के अलग कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बंदे ने बोला किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, उसका रिप्रेजेंटेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है, उनका काम पूरा हो जाता है। तो कोर्ट ने बोला इफ पार्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशंस आर रिमूव्ड, वो भी टेम्परिंग माना जाएगा। तो जब भी आप एक्सेप्ट करो किसी भी वॉइस रिकॉर्डिंग को, यू नीड टू एक्सेप्ट द एंटायर रिकॉर्डिंग, और वो एंटायर रिकॉर्डिंग को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में लेके ही हमको उसको एडमिसिबल बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेटमेंट को उठा के हमने किसी को कन्वर्ट कर दिया। वी शुड नॉट डू दैट। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब गाइडलाइंस है बच्चे, आगे को दोबारा कभी स्थिति बनेगी ऐसी तो कोर्ट को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात कही कोर्ट ने कहा ये ध्यान रखना है कि वो जो टेप रिकॉर्डिंग है दैट हैज टू बी कंटेम्परस, मतलब जब वो कन्वर्सेशन हो रही थी जिसके बारे में केस चल रहा है कि ब्राइबरी ली गई थी, तो जब वो ब्राइबरी ली गई थी और उस दौरान जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो उसी की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको बाद में बैठ के रिकॉर्ड किया गया है या पहले कभी किया गया था। इट शुड बी कंटेम्परस, द रिकॉर्डिंग मस्ट बी कंटेम्परस विद द कन्वर्सेशन, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और ये इसको रिलेवेंट हमने कहा माना है, रिलेवेंट माना है हमने बच्चे सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 के अंदर किस आधार पर, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। और जो वो काम उस कोर्ट ने किया था हमारे पिछले वाले केस में कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सेक्शन 3 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया था, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है। तो एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये सेक्शन 3 के अंदर एडमिसिबल हो जाते हैं। ये दो सेक्शन बहुत, अगर साथ को आप नहीं इंक्लूड करना चाहते दैट इज आल्सो फाइन। तो कहने का मतलब है ऑल इन ऑल इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या किया, टेप रिकॉर्डिंग को बच्चे स्वीकार कर लिया, उसको एडमिसिबल मान लिया, उसको रिलेवेंट मान लिया। और आखिरी में वही बात कही जिस बात को एक्यूज उठा रहा था कि भाई ये टेप रिकॉर्डिंग क्योंकि उसकी बिना परमिशन के ली गई है, ये गलत है, दिस इज अनलॉफुल, दिस इज रॉन्ग। और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट हिज परमिशन मे बी अनलॉफुल, वो गलत हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, खासकर जब वो अपने प्राइवेट पोजीशन में हो वो पर्टिकुलर बंदा। बट कोर्ट ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, कोर्ट ने बोला जहां तक उस टेप रिकॉर्डिंग की एडमिसिबिलिटी की बात है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको लॉफुल तरीके से रिकॉर्ड किया गया था या अनलॉफुल तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। मतलब उस रिकॉर्डिंग की लॉफुलनेस और अनलॉफुलनेस उसकी रिलेवेंसी और उसकी वेरिसिटी में फर्क नहीं डालती। कहने का मतलब कोई टेप रिकॉर्डिंग भले ही अनलॉफुल क्यों ना हो और उस बंदे को जिसने रिकॉर्डिंग की उसको उसके लिए सजा भी दी जा सकती हो, फिर भी अगर वो टेप रिकॉर्डिंग रिलेवेंट है उसको सेक्शन 3 के अंदर एडमिट किया जा सकता है। अगर एक लाइन में बोलूं, इवन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड इन एन अनलॉफुल मैनर मे बी एडमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ी बात है, दिस वाज अ बिग बिग थिंग। कोई भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर देगा, और ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जब भी हम एविडेंस की देखते हैं ना, जब भी हमको ये जज करना होता है कि किसी एविडेंस को एक्सेप्ट करना है या नहीं, वी डोंट थिंक ऑफ द थाउजेंड थिंग्स जो भी हो रही हैं दुनिया में अंदर। हम बस देखते हैं कि केस के अंदर हमें मदद मिलेगी या नहीं, और अगर मदद मिलेगी तो हमको उसे स्वीकार करना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल। फिर चाहे बाकी के कोई भी कंसीडरेशंस हो उनको बाकी की जगह पे देख लेंगे, जैसे अनलॉफुल है तो उसके लिए पनिश कर देंगे, बट इफ इट इज हेल्पिंग इन डिसाइडिंग द केस देयर इज नथिंग जो हमको रोके ऐसा करने से। ठीक है, तो जब एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को टेस्ट करना है तो उसकी इमोरलिटी को, उसकी अनलॉफुलनेस को हमें जज नहीं करना है। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद अ सिंपल एक्ट, क्या वो रिलेवेंट है या नहीं, और अगर रिलेवेंट है तो वो एडमिसिबल है या नहीं। वी हैव ओनली दीस टू क्वेश्चंस। तो कल को एग्जाम में अगर कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपको ऐसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करे जिसमें बोले कि वो जो एविडेंस इट हैज बीन टेकन बाय इंप्रॉपर मींस एंड सो एंड सो फोर्थ, कई बार ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं, बोल देंगे कि पुलिस वालों ने ये किया वो किया। वहां पे आप देख लेना कि हमारा एविडेंस लॉ उसको अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि काफी सर्कमस्टांसेस में एविडेंस लॉ पुलिस वालों के द्वारा लिया गया एविडेंस को स्वीकार नहीं करता है। अगर एविडेंस लॉ उसको एडमिट कर रहा है तो भले ही वो किसी भी तरीके से लिया गया उसको एडमिट किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे जितने हमने स्टिंग ऑपरेशन देखे ना आज तक, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वगैरह ये कंडक्ट करते रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको रिकॉर्ड करने का तरीका शायद प्रिवेसी के खिलाफ चला जाए, शायद अनलॉफुल भी कंसीडर हो जाए, बट दे आर वेरी यूजफुल in deciding a particular case, and for that reason they are held to be relevant as well as admitted in a particular case, कि उनको स्वीकार किया जाता है केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये सीख हमको लेके जानी है इस आरएम मलकानी केस से। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी एग्जाम में बच्चे आ सकती है, बहुत कॉमन सिचुएशन है, आप इस केस को साइट जरूर करना, लिख अपनी भाषा में लेना, कोई जरूरी नहीं है कि एक्जेक्टली वही लिखो जो इस केस में लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, सेंस आपको समझ में आना चाहिए, और अगर सेंस समझ में आ रहा है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, The next case that we need to cover today is, अगला जो हमारा केस है बच्चे वो है मिर्जा अकबर। ये तो मेरी गारंटी है इस केस को तो आपने पढ़ा होगा पक्का, क्योंकि बहुत पुराना केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है, और सोचो आज भी रिलेवेंट बना हुआ है, 80-90 साल के बाद ये आज भी रिलेवेंट बना हुआ है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। दैट इज सिंपल इंडिकेशन कि कुछ तो बात होगी इसके अंदर। तो देखो इसमें जो बात है वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि इसके फैक्ट्स इतने मजेदार है, फैक्ट्स मजेदार है इसलिए लिखे हैं। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये केस मैंने जब आपको एविडेंस लो पढ़ा रहा था तब भी कवर करवाया था और तभी आपने एंजॉय किया था इसको। ठीक है, तो एक महिला है, एक लेडी है, उसकी शादी हो चुकी है एक आदमी से, महिला को मान लो वो डब्ल्यू है, हस्बैंड जो है वो है एक्स है। अब ये जो महिला है इसका एक प्रेमी था, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एक बी नाम के बंदे के साथ। ऐसी एलिगेशंस है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, दीज आर ऑल दी एलिगेशंस। और ये बोला जा रहा है कि इस वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलके एक व्यक्ति को हायर किया, वो शूटर वगैरह होते हैं ना, सुपारी लेते हैं जो मूवीज में देखते हैं, एक व्यक्ति को हायर किया किसके लिए, उस पति को मरवाने के लिए, एक्स को मरवाने के लिए, और उस हायर्ड असैसिन ने, उस सुपारी वाले बंदे ने उस पति को मार भी दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो सवाल उठता है कि भाई अपराध किया किसने है। गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि वो व्यक्ति जो है, जो असैसिन है जिसने मारा है पैसे लेकर, वो पकड़ा गया, और वो पकड़ा गया तो फिर बात पहुंच गई वाइफ तक, और जब वाइफ तक बात पहुंची तो वाइफ के पास से मिले कुछ लेटर्स जो उसने अपने प्रेमी को लिख रखे थे। तो ये जो लेटर्स हैं जो एक्सचेंज हुए हैं उस प्रेमी के बीच में और उस वाइफ के बीच में, दे आर दी प्राइमरी एविडेंस इस केस के अंदर, क्योंकि उन लेटर्स के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं पैसे की बात का, जो पैसा दिया जाना है एक्स के मर्डर के लिए, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट उनकी कन्वर्सेशन को पढ़ के अगर उसको सही कॉन्टेक्स्ट में डालो तो ऐसा लग रहा है कि दे वर प्लानिंग टू गेट रिड ऑफ द हस्बैंड, कि वो उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे।
और ये जो लेटर्स हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो वो उनकी कॉमन इंटेंशन दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो जो प्रेमी है, उसको जब लपेटे में लिया जा रहा था इस केस के अंदर, तो उसको बड़ी परेशानी हुई। वो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज बैड। फाइनली बात पहुंची बच्चे हमारे प्रीवी काउंसिल तक, और प्रीवी काउंसिल के पास बस एक ही सवाल था, और वो बड़ा सिंपल सा सवाल था, और वही सवाल की वजह से हम इस केस को आज तक पढ़ते हैं। और वो सवाल ये था कि ये जो लेटर्स हैं वो किस हद तक रिलेवेंट है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और दूसरे नंबर पर अगर वो रिलेवेंट हैं तो वो किस हद तक सफिशिएंट है कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए बिटवीन दी वाइफ एंड दिस प्रेमी। सफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस यही लेटर्स हैं। मानो अगर लेटर्स एक बार को रिलेवेंट है भी, और मानो एक बार लेटर्स एडमिट कर भी ले, बच्चे क्रिमिनल लॉ में किसी को कन्विक्ट करने के लिए, दैट टू फॉर मर्डर, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सेटिस्फाई होना पड़ता है। कल जिक्र किया था इस बात का, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो सफिशिएंसी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है ऐसी सिचुएशन। तो हमारा प्रेमी दोनों बातों में सवाल उठा रहा है, रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी पे भी, और उनकी सफिशिएंसी पे भी, कि वो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने में सफिशिएंट है या नहीं। तो यहां पर बच्चे जो बात घूम फिर के आ रही है इस कानून के अंदर, इस केस के अंदर, वो बात जो है, वो बात निकल रही है हमारे सेक्शन 10 से, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके साथ हम इसको रिलेट करके देखेंगे, और उस रिलेशन के आधार पर वी वुड जज द सफिशिएंसी, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ दीस लेटर्स। आप सभी लोग अपने स्टैट्यूट में बच्चे एक सेकंड के लिए सेक्शन 10 को निकाल के देखो, तब आपको सही कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि आपको कैसे जज करना है। क्योंकि बच्चे इन एनी केस इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंप्रेशन, कि भाई वो जो भी एविडेंस है जिसको आप अंडर एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। वही वाली बात जो हमने पिछले केस में पढ़ी, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन की जब जिक्र कर रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट केवल इस बात तक अटका हुआ नहीं था कि इसको एडमिट करूं या नहीं करूं, वो इस बात को भी इंपॉर्टेंस दे रहा था कि उसका रोल क्या होगा उस केस के अंदर। तो वही कुछ स्थिति कोर्ट के सामने यहां पे आ गई है कि भाई इन लेटर्स की एडमिसिबल होना या ना होना, इट इज अ सेपरेट फैक्ट, बट देयर सफिशिएंसी इज समथिंग एल्स। खासकर जब बच्चे हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, देखो कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक फंडा है। प्रॉब्लमेटिक फंडा क्यों है? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी स्थिति है जहां पे एक व्यक्ति के कृत्य को दूसरे व्यक्ति पर इंप्यूट किया जाता है। अगर एक व्यक्ति ने खुद ही कुछ किया है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आप साबित कर पाओगे कि मैंने किया है तो मैं सजा पाऊंगा, देयर इज नो इशू। बट जब हम कॉमन इंटेंशन, जब हम कॉन्स्पिरेसी के प्रिंसिपल्स को लगाना शुरू करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे डिमार्केट करें ऐसी सिचुएशंस में जहां पे दूसरे व्यक्ति के एक्ट को इंप्यूट किया जाना चाहिए किसी तीसरे व्यक्ति पे या नहीं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू नीड क्रेडिबल रीजन। हमारे कोर्ट को क्रेडिबल रीजन चाहिए किसी भी व्यक्ति को। देखो किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का सवाल होता है, याद रखना सेक्शन 302, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस एंड दे आर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। जीवन तो खत्म ही है, या तो मर जाओगे या जिंदगी भर जेल के पीछे चढ़ोगे। तो कभी भी किसी भी डाउट की स्थिति में किसी को ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकते। इसलिए फटाफट से देखो बच्चे सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। और देखो क्या कहता है सेक्शन, सेक्शन कहता है वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्संस हैज कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। अब ध्यान से सुनना बच्चे, एनीथिंग सेड, डन और रिटन, हमारा केस रिटन वाला है, रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन डिजाइन, मतलब जो भी कुछ वो लिख रहे हैं दैट हैज टू हैव रेफरेंस टू देयर कॉमन डिजाइन। और वो कब होना चाहिए? आफ्टर द टाइम, उस इंटेंशन के क्रिएट होने के बाद होना चाहिए। तो हमारा जो सेक्शन 10 है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बता रहा है ऐसे किसी भी एविडेंस को रिलेवेंट और एडमिसिबल मानने के लिए? कि पहली बात तो वो एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मौखिक फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर किसी एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, किया गया हो सकता है। पर जरूरी यह है कि वो जो भी कुछ लिखा गया है, कहा गया है या किया गया है, इट इज डन वंस देयर इज इंटेंशन टू कमिट दैट क्राइम। उस इंटेंशन के पैदा होने से पहले जो भी चीज कही गई, लिखी गई या करी गई, दे वोंट काउंट। ऐसे ही उस इंटेंशन के अचीव होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद जो भी चीजें कही गई, करी गई, दे वोंट काउंट। तो वी नीड टू पुट द बेंचमार्क कि हर एक चीज जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, भले ही वो कॉन्स्पिरेटर्स क्यों ना हो, हर वो चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एट व्हाट टाइम दे आर बीइंग सेड और दे आर बीइंग रिटन। तो जब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं यहां पर, तो कोई डाउट नहीं है कि वो जो लेटर्स हैं ये उसी दौरान लिखे गए थे जब उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। उनके दिमाग में ये इंटेंशन आ चुकी थी कि उन्हें मारना, क्योंकि वो अपने लेटर के अंदर लिख रहे थे मनी, मर्डर, ये सारी चीजें, और उनका अभी ऑब्जेक्ट पूरा हुआ नहीं था, अभी मारा था नहीं। तो इट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी जब उन्होंने ये लेटर्स लिखे। तो ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल उनको एडमिट किया जा सकता है। तो जहां तक बात लेटर्स की है, वो लेटर्स तो बच्चे रिलेवेंट भी हैं, एडमिसिबल भी हैं, बिकॉज़ दे आर सैटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। पर यहां पे इस केस के अंदर एक और फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि वो जो वाइफ है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। ये जब उसको पकड़ा गया तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी सेक्शन 164 के अंदर। अब पति ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स, जो पति कह रहा हूं, ये प्रेमी ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं इस महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने, इनको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं मान सकते, इनको सेक्शन 10 के अंदर रिलेवेंट नहीं मान सकते। व्हाट इज द लॉजिक? वही लॉजिक जो भी सेक्शन 10 ने कहा कि जो भी कुछ किया गया है, कहा गया है, लिखा गया है, इट हैज टू बी डन एट द टाइम जब वो कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में है। और जैसे ही हम बोल रहे हैं कि वो किसी भी कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट अचीव हो चुका है, फॉर एग्जांपल जिस व्यक्ति को मारना था वो मर चुका है, तो वो कॉन्स्पिरेसी तो वहीं खत्म हो गई। जैसे ही कोई भी षड्यंत्र अपना एम अचीव कर लेता है, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो एनीथिंग डन पोस्ट दैट पॉइंट, उसके बाद जो भी चीज हो रही है, दैट वोंट काउंट, वो कॉन्स्पिरेसी के लिमिट्स में नहीं आएंगी। तो जो भी कुछ इस वाइफ ने कहा मजिस्ट्रेट को, वो उसके खिलाफ तो यूज किया जा सकता है, बट उस प्रेमी के खिलाफ नहीं, क्योंकि भले ही वो पहले उसके कॉन्स्पिरेसी में रहा हो, जो लेटर्स को देख के लगा है, पर जैसे ही कॉन्स्पिरेसी का जो एम था वो पूरा हुआ, फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो रिलेशनशिप, नो कॉन्स्पिरेसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वाइफ ने मजिस्ट्रेट को वो स्टेटमेंट्स दी। इसलिए वो वाली जो मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दी गई थी उस वाइफ के द्वारा, दे वर नॉट एक्सेप्टेड। तो बच्चे ये जो केस है जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं इतने सालों के बाद, इसकी महत्वपूर्णता इसी बात से आती है कि कॉन्स्पिरेसी प्रूव होने पर भी कई बार हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते बच्चे। हम बस एक ही सवाल के पीछे भागते रहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, और जैसे ही हमें लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थी तो हर एक चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है एक व्यक्ति के द्वारा, उसको दूसरे व्यक्ति पर इंप्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कॉन्स्पिरेसी प्रूव होने के बावजूद वी नीड टू सी कि वो जो भी चीज करी गई है, कही गई है, लिखी गई है, वो उस दौरान होनी चाहिए जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। और दौरान कौन सा होता है? इंटेंशन बनने के बाद और इंटेंशन अचीव होने तक। इस बीच जो भी कुछ होगा वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे इंप्यूट किया जा सकता है। इससे पहले का कुछ भी नहीं और इसके बाद का कुछ भी नहीं।
ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट दैट यू ऑल नीड टू कीप इन योर माइंड। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे कैसे टैकल करना है। फटाफट से बताओ बच्चे, समझ में आया है? ये केस आप सभी लोगों को समझ में आया है कि कैसे कॉन्स्पिरेसी की ड्यूरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? जल्दी से भाई टाइप करो चैट बॉक्स में। अब ये जो बच्चे हमने दो केस पढ़ लिए, जिसमें एक में टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली, और दूसरी जगह हमने ये कॉन्स्पिरेसी वाला फंडा समझ लिया। अब आते हैं बच्चे अपने तीसरे केस पर, और ये जो तीसरा केस है इसका नाम है मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बच्चे ये एक ऐसा केस है जिसको कई कई जगह पर कई कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा केस है जो अगर आपको आता है तो आपके काम ही आएगा। ऐसे केस बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं जो अलग अलग जगह फिट हो जाए। जितना पेकुलियर होगा ना केस उतना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सवाल आया तो वो काम का है, नहीं आया तो कोई काम का नहीं है। बट ये एक ऐसा केस है जो यूजफुल हो सकता है। पहले इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ लोग हैं जिन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी है, उन्होंने बॉम्बिंग करी है, लोगों को मारा है, जिसकी वजह से उन पे टाडा एक्ट लगाया गया है। ठीक है, टाडा एक्ट समझते हो? टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए होता है वो। ठीक है, तो टाडा एक्ट लगाया गया है। तो टाडा का अलग कोर्ट होता है, अलग कार्रवाई होती है, अलग प्रोसीडिंग्स होती है। तो टाडा के कोर्ट ने इन सारे लोगों को क्या अपराधी घोषित कर दिया कि भाई आपने ऐसा ऐसा ये गलत गलत काम किया है। पर इस कार्रवाई के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया, और वो सवाल था कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में। और ये कन्फेशन किसका था बच्चे? एक को कॉन्स्पिरेटर का था। मतलब ये जो सारे लोग कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्होंने ये टेररिज्म फैलाया था, उनमें से ही एक कॉन्स्पिरेटर ने कन्फेशन किया था। और वो कन्फेशन उनके पकड़े जाने के बाद घटना के 2 दिन बाद किया गया था। तुरंत के तुरंत नहीं, जैसे वो पकड़े गए तुरंत के तुरंत उसने कन्फेस नहीं किया, उसके पकड़े जाने के घटना के 2 दिन बाद किया। तो सवाल ये उठा कि ये जो कन्फेशन किया है को कॉन्स्पिरेटर ने, उसका क्या वैल्यू है इस केस के अंदर, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको हमें दो पर्सपेक्टिव में समझना है कि इस कॉन्स्पिरेसी का क्या महत्व है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने वो कन्फेशन किया है, और साथ ही साथ उस कन्फेशन का क्या महत्व है उन बाकी लोगों के खिलाफ, बाकी के को-कंस्पिरेटर्स के खिलाफ जिन्होंने ऐसा कोई कन्फेशन किया नहीं है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हमको समझना पड़ेगा, उस वक्त बंदे की भी पर्सपेक्टिव से जिसने कन्फेशन किया है, और उस बंदे उन लोगों के भी पर्सपेक्टिव से जिन्होंने ऐसा कोई कन्फेशन किया नहीं है। अब यहां पे कोर्ट बिल्कुल एक अलग बात को निकाल के लाया जो बड़ी रिलेवेंट है, और उसने एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, और वो पॉइंट था वही वाला कि भाई अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी है, कोई भी षड्यंत्र है, बाय इट्स वेरी नेचर, बाय इट्स वेरी डेफिनेशन, ये एक सीक्रेटिव एक्ट है। अब भाई कोई रोड पे खड़े होकर षड्यंत्र तो करता नहीं है, माइक लगा के तो षड्यंत्र करता नहीं है, और षड्यंत्र करता है तो उसको अखबार में तो निकलवाता नहीं है। इट इज बाय इट्स वेरी नेचर सीक्रेटिव है। जो लोग षड्यंत्र का पार्ट है केवल उन्हीं तक लिमिटेड है, और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा षड्यंत्र का भाग होता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उस वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो षड्यंत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। और खासकर जब हम इसको कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं टेररिज्म के, तो ये बात 100 गुना ज्यादा सच हो जाती है कि भाई टेररिज्म जैसी घटनाओं के लिए, इतनी सीरियस घटनाओं के लिए तो क्या लेवल होता होगा सीक्रेसी का, यू कैन ऑल इमेजिन। तो कोर्ट कह रहा है कि कोई भी ऐसा केस हो, देखो बच्चे ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी हम कानून पढ़ रहे हैं, चाहे वो एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, दीज आर ऑल स्टैट्यूट्स, और उनको माना भी जाना चाहिए। दे शुड ऑल बी रिगार्डेड एज फार एज पॉसिबल। बट बच्चे हम लोग कभी प्रैक्टिकलिटी से दूर नहीं जा सकते ना। अब हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, उसको समाज में रहकर ही काम करना है ना, प्रैक्टिकलिटीज के अनुसार ही करना है ना। न्यूटन का कानून, डार्विन डार्विन का कानून उस पर भी लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है या आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा नहीं है ना। दे हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, और बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा है कोर्ट। कोर्ट कह रहा है कि ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें, जब कोई पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है, जब वो इतने हाई लेवल की सीक्रेसी में होगी, तो हम कैसे प्रूव करेंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कैसे किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करेंगे, क्योंकि जो भी वो चीजें उसको अपराधी घोषित करती हैं वो सब सीक्रेसी में हुई हैं। तो कहां से लाएंगे सबूत? अगर हम इस प्रिंसिपल को ज्यादा स्ट्रिक्टली ले लेंगे कि भाई हमको तो अटके रहना है कि हमको तो सबूत चाहिए एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स, तो कभी किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो ही नहीं पाएगा। खासकर कॉन्स्पिरेसी के लिए। कॉन्स्पिरेसी के लिए क्यों? उसी बात के लिए क्योंकि बाकी के जितने भी ऑफेंसेस हैं सब में उस व्यक्ति को खुद कुछ करना पड़ता है, और जब व्यक्ति खुद कुछ करता है, जब वो एक्ट सीरियस करता है, तो इट इज 1000 टाइम्स इजियर की प्रूफ करने के लिए कि भाई तुमने ये किया था, क्योंकि जब वो करेगा तो उसे 10 लोगों ने देखा होगा, 10 लोगों ने सुना होगा। पर कॉन्स्पिरेसी वाली सिचुएशन में तो वो तो एक्ट सीरियस भी खत्म होता है। 2 लोग कर रहे हैं, 50 लोग घर पे बैठे हैं, उनके लिए तो एक्ट करना भी जरूरी नहीं है, तो उन्हें तो कोई एक्ट करते हुए भी नहीं देखेगा। तो कैसे साबित करेंगे कि कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था या नहीं था? तो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी स्थिति कॉन्स्पिरेसी की बने तो कोर्ट को बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच के अंदर, क्योंकि जितना वो स्ट्रिक्ट होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो ट्रायल है वो एक्विटल में ही खत्म होगा, वो लोग छूट जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कोर्ट को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए अगर कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकल के आ रहा है। डायरेक्ट एविडेंस मिलना तो बच्चे बड़ा मुश्किल है। आप फर्क समझते हो ना डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में? डायरेक्ट एविडेंस होता है जब कोई एक प्रत्यक्ष एविडेंस है, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई कि एक बंदा दूसरे बंदे को गोली मारा है, डायरेक्ट एविडेंस। किसी फलाने विक्टिम ने देख लिया एक बंदे को दूसरे बंदे को गोली मारते हुए, डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या, जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बंदे ने देखा कि दूसरा व्यक्ति भागता हुआ जा रहा था बंदूक लेकर, दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर उससे 500 मीटर आगे जाके उसने किसी को गोली मार दी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो कोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी की स्थिति में कोर्ट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ थोड़ा ज्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई भी एविडेंस उसके पास आ रहा है जिस पे भरोसा किया जा सकता है तो कोर्ट को उसे स्वीकार करना चाहिए। कहने का मतलब इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पता है यहां पे क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपके पास कोई भी एविडेंस आया है, जैसे हमारे इस केस के अंदर कन्फेशन आया एक कॉन्स्पिरेटर का, हमको बस ये देखना है कि वो एविडेंस भरोसे के लायक है या नहीं, कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अगर वो भरोसे के लायक है तो उस पर कोर्ट को बिल्कुल रिलाय करना चाहिए, और रिलाय करने के लिए बस उसे एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और वो कंडीशन कौन सी है जो अभी मैंने आपको पिछले केस में बताई। कोर्ट श्योर होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, कॉन्स्पिरेसी के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्पिरेसी के पार्ट पे डाउट है कि कोई एक व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है या नहीं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पर एक बार अगर निश्चित हो जाए कि लोग कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हैं, और दूसरे नंबर पर ये हो जाए कि जो भी एविडेंस आ रहा है दैट इज इन रिलेशन टू दोज एक्ट्स, वो चीजें जो कही गई हैं, लिखी गई हैं, करी गई हैं उस दौरान जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, अगर उसके बारे में है एविडेंस, तो उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करना चाहिए।
और कोर्ट ने कहा यहां पर जहां पर कोई एक को कॉन्स्पिरेटर कन्फेशन दे रहा है, क्योंकि वो उसको खुद दे रहा है, उसके खिलाफ तो वो इस्तेमाल हो ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर अगर ये प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, ये प्रूव हो जाए उस व्यक्ति में और बाकी व्यक्तियों में, उस व्यक्ति मतलब कौन जिसने कन्फेशन दिया है और बाकी व्यक्ति कौन जिन्होंने कन्फेशन नहीं दिया, अगर उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी साबित हो जाए और जो कन्फेशन है ये उन एक्ट्स के बारे में हो जो उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान किए गए हैं, तो उस कन्फेशन को उनको एक्यूज लोगों के खिलाफ भी, उनको कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, देयर इज नो इशू इन दैट, कोई परेशानी नहीं है और सेक्शन 10 के अंदर ये बात बिल्कुल एडमिसिबल है। पर एक और बात, कोर्ट ने कहा, वो एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट लगा दी पिछले वाले केस के मुकाबले, कि भाई ये बात ठीक है कि कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए और वो चीजें रिलेवेंट है जो चीजें कही गई हैं, लिखी गई हैं, करी गई हैं उस दौरान जब कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मतलब इंटेंशन फ्रेम होने के बाद और उसका पूरा होने से पहले, उसके बीच की होनी चाहिए। पर इसमें एक और कंडीशन जोड़ दी, वो कंडीशन ये है कि हर वो चीज जो एक को कॉन्स्पिरेटर कहता है, करता है या लिखता है उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान, हर वो चीज एडमिसिबल नहीं होती, हर वो चीज रिलेवेंट नहीं होती। केवल वो चीजें जो कही गई हैं, लिखी गई हैं या करी गई हैं कॉन्स्पिरेसी के चलने के दौरान, जो उस कॉन्स्पिरेसी से संबंध रखती हैं, मतलब जो उस कॉन्स्पिरेसी का लक्ष्य है, उसका जो एम है, उसको अचीव करने की तरफ है, केवल वही बातें रिलेवेंट और एडमिसिबल हो पाएंगी सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन को देखो जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई भी अपराध किया है, तो आपको सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू एंश्योर कि क्या उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं, सबसे पहली चीज। और इसको कैसे प्रूव करोगे? बाय लुकिंग एट द फैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी एविडेंसेस एग्जिस्टिंगली अवेलेबल हैं, क्या उनसे कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही है या नहीं। जैसे वो प्रेमी और महिला वाले एग्जांपल में जैसे वो लेटर्स थे, ठीक है, तो ऐसा कुछ है या नहीं जो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करे, सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर पर क्या देखोगे कि केवल उन चीजों को स्वीकार करना जो चीजें कही गई हैं, करी गई हैं उस दौरान जब वो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जब वो कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में थी, मतलब इंटेंशन फ्रेम होने के बाद और उसका एम अचीव होने से पहले, बिटवीन दैट पीरियड। और आखिरी जो इस केस से बात निकली, ओनली दो those things must be considered to be relevant and admissible, जो भले ही कॉन्स्पिरेसी के चलते चलते कही गई है और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी के संबंध में है। हर चीज जो कही जा रही है, हर चीज जो कही जा रही है, कही जा रही है, करी जा रही है, लिखी जा रही है कॉन्स्पिरेसी के दौरान, नॉट एवरीथिंग इज रिलेवेंट, नॉट एवरीथिंग इज एडमिसिबल, इट इज ओनली दोस थिंग्स जो इन रेफरेंस टू दैट कॉन्स्पिरेसी है, जो उसके ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। और आखिरी बात जिससे हम जो हमें इस केस से सीखने को मिली, कि अगर कोई कन्फेशन है जो भले किसी को कॉन्स्पिरेटर का हो, वो उसके खिलाफ तो इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो रॉन्ग इन यूजिंग द सेम अगेंस्ट द अदर को-कॉन्स्पिरेटर्स आल्सो। औरों के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करने में कोई भी गलत बात नहीं है, अगर वो जो कॉन्स्पिरेसी वाला फैक्ट है वो एस्टैब्लिश हो जाए, उसको भी किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक पॉइंट जो केस के अंदर नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आगे आने वाले केसेस में वो पॉइंट भी आएगा, अराइज होगा। जैसे बच्चे इस केस के अंदर एक को-कॉन्स्पिरेटर कन्फेस कर रहा था। को-कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या है? वो भी उस अपराध का भागीदार है, उसने भी उस अपराध को करने में हिस्सा लिया है। जब भी कोई व्यक्ति है जो खुद उस अपराध का भागीदार है, अगर वो कोई ऐसी बात कहता है कन्फेशन के अंदर, एडमिशन के अंदर, जो ना केवल उसके बल्कि बाकी के लोगों के भी खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, जो उस अपराध के भागीदार थे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसे कहते हैं एकम्प्लिस। मैंने आपको पढ़ाया था एविडेंस ऑफ एकम्प्लिस। हमारा एविडेंस एक्ट तो कहता है कि जो भी एकम्प्लिस है उसका एविडेंस बिल्कुल स्वीकार्य है, जैसे किसी व्यक्ति का एविडेंस स्वीकार कर सकते हैं, वैसे ही किसी एकम्प्लिस का भी एविडेंस स्वीकार कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू इन दैट। तो हमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केवल इस वजह से कि भाई उसने अपराध किया है। पर ये तो रही बात एविडेंस लॉ की। पर ऐसे कई सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि भले ही एकम्प्लिस का एविडेंस एडमिसिबल है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस। मतलब कोर्ट को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए किसी भी एकम्प्लिस के एविडेंस के आधार पर किसी को कन्विक्ट करने से पहले। तो अगर कोई व्यक्ति को आप कन्विक्ट कर रहे हो केवल इस वजह से कि उसके किसी को अपराधी ने कन्फेशन किया है, उसका नाम लिया है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और कोर्ट ने ऐसा साफ साफ बोला है कि अगर केवल वही एविडेंस है, केवल उसी की स्टेटमेंट है, किसी को कॉन्स्पिरेटर की या को एक्यूज की स्टेटमेंट है, तो जब तक उस स्टेटमेंट का कोरोबोरेशन ना हो जाए, कोरोबोरेशन का मतलब जो बातें कह रहा है उसका कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंस ना मिल जाए, कोई विटनेस ना आ जाए, कोई गवाह ना आ जाए, कोई सबूत ना मिल जाए, तब तक आप कन्विक्ट मत करो। क्योंकि एक बार जब व्यक्ति कोई अपराध करके पकड़ा जाता है और जब वो निश्चित हो जाता है कि उसको जेल जाना ही है, तो कई बार वो बदले की भावना से ऐसे लोगों का नाम ले सकता है जिसके साथ उसके संबंध सही ना हो। तो केवल किसी अपराधी के द्वारा किसी व्यक्ति के नाम लिए जाने की वजह से किसी को कन्विक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहीं से निकल के आती है। अभी रियलाइज नहीं किया, आगे रियलाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, आपको केस भी पढ़ाऊंगा वो। बट अभी से हमको ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हम कॉन्स्पिरेसी की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो दीज आर दी प्रिंसिपल्स जो अप्लाई होते ही होते हैं। और इनमें से अगर एक भी प्रिंसिपल में चूक हो गई और आपने सही से नहीं लिखा आंसर में, तो वो एग्जामिनर की नजर में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है बच्चे। तो कोई भी केस हो, भले ही उसके अंदर वो बात कही गई हो या नहीं कही गई हो, यू कैन ऑलवेज ऐड अप अ पॉइंट, आपके खुद के इंडिपेंडेंट कमेंट्स की तरह। आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, उसको डिस्कशन के दौरान डाल सकते हो, बट वो पॉइंट का आपके आंसर में होना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर आप कॉन्स्पिरेसी का आंसर लिख रहे होते और ये एकम्प्लिस वाली बात नहीं डालते, तो आंसर इनकम्प्लीट होता। और वहीं अगर आपने एकम्प्लिस वाली बात डाली, नाउ द आंसर इज कंप्लीट। अब आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। यही बच्चे टेक्निक है। देखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई घुट्टी कोई चमनप्राश नहीं आता। इट इज जस्ट दीस स्मॉल स्मॉल डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजन जो हम अपना एग्जाम देते हुए लेते हैं, वही हमारा सिलेक्शन करवाते हैं। तो अगर
इन सारी चीजों को दिमाग में रख सकते हो, इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखा सकते हो। तो भाई जब हमने पढ़ा है, जब हमें आता है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ठीक है, तो बच्चे दीस वर द थ्री केसेस जिनको हमने आज पढ़ा और आज समझा, और हमने तीन बात चीजों के बारे में प्रिंसिपल जाना। सबसे पहला हमने टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस को समझा, उसको कैसे एडमिट किया जाना चाहिए, उसकी अनलॉफुलनेस से फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझा। और दूसरे नंबर पे हमने कॉन्स्पिरेसी के बारे में दो केस पढ़े, जहां पे पहले केस के अंदर हमने कॉन्स्पिरेसी की दो स्टेजेस पढ़ी कि पहले तो कॉन्स्पिरेसी का होना जरूरी है और एक्ट का जो भी चीज कही जा रही है उसका उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान कहा जाना जरूरी है। फिर इस आखिरी केस के अंदर उसने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि वो जो बात है वो कॉन्स्पिरेसी के दौरान तो कही जानी चाहिए, बट इट हैज टू हैव अ रेफरेंस टू द कॉन्स्पिरेसी। हर चीज जो कॉन्स्पिरेसी के दौरान की जा रही है वो रिलेवेंट और एडमिसिबल नहीं होती। और आखिरी में ये अकम्प्लिस वाली बात, जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए हैं ये तीनों के तीनों केसेस, तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए। और आपको क्लास कैसी लगी, सेशन कैसे लगा, आप वो भी बता सकते हो। क्लियर है, समझ में आया है? जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, समझा रहा हूं, कहानी की तरीके से, उससे आप कंफर्टेबल हो, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? हाँ, इन सब चीजों को बच्चे देखो लिखना भी जरूरी है और दिमाग में डालना भी जरूरी है। अगर दिमाग में होगा तो आप लिख लोगे, अगर आपने अपनी हैंडराइटिंग स्किल्स पे काम किया होगा तो आप लिख लोगे, बट दिमाग तक पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चे। आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं 7 बजे और 9 बजे। आज 7 बजे और 9 बजे बच्चे आईपीसी क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्लासेस होने वाली हैं, तो टाइम पे आएगा। ठीक है, बाय बाय।